हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म की। ये टर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जब हम स्ट्रक्चर की प्रोग्रामिंग शुरू कर रहे हैं तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर की नीड क्या है, क्यों स्ट्रक्चर को हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं। और यहाँ पर हमें ये फ्रीडम है कि हम अपना खुद का डेटा टाइप डिज़ाइन कर सकते हैं। हम लोग स्टैंडर्ड डेटा टाइप पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि जब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम आती है तो कई बार आपको काफ़ी सारे एट्रीब्यूट को एक साथ क्लब करना पड़ता है और किसी भी रियल वर्ल्ड एंटिटी को या ऑब्जेक्ट को हमें अपनी प्रोग्रामिंग में डिफाइन करना पड़ता है। तो मैंने आपसे बात की थी कई बार एम्प्लॉय, स्टूडेंट, बुक, अकाउंट, लोन, मार्कर, डिजिटल पैनल, हर प्रोडक्ट के हर एंटिटी के अपने एट्रीब्यूट्स हैं जिनके बेसिस पर हम लॉजिकली किसी एंटिटी को या ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर हमने समझ भी लिया कि स्ट्रक्चर में हमने लास्ट जो लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने दो स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किए थे और हमने एम्प्लॉय के दो सेट क्रिएट करे, कोड और नेम, और 24 बाइट के दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए। चूँकि ये सब कुछ बड़ा जनरल है और हमने 4 के मल्टीपल में यूज़ किया था, आपको याद होगा 4 बाइट का इंटीजर और फिर 20 बाइट का नेम। तो कोड और नेम का कॉम्बिनेशन हमने यूज़ किया था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है स्ट्रक्चर पैडिंग और पैकिंग। पहले बात करूंगा मैं स्ट्रक्चर पैडिंग की। क्यों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि अब हम काम कर रहे हैं जीसीसी कंपाइलर पे। आपको याद होगा जब विंडो बेस्ड आर्किटेक्चर में हमने प्रोग्रामिंग शुरू करी, वर्किंग शुरू करी, तो आपको याद होगा वो शुरुआत जब हमने इस लैंग्वेज की थी तो शुरुआत में टर्बो C++ में काम कर रहे थे। वो जो एडिटर है वो डॉस बेस्ड था। वहाँ पर जब मैं इंटीजर की रेंज निकालता था तो इट वाज 2 बाइट और -32768 वाली रेंज हम लोगों ने समझी थी, कैसे उसको निकालते हैं देखा था। लेकिन जैसे हम विंडो बेस्ड एनवायरनमेंट में शिफ्ट होते हैं, हम विजुअल कोड में शिफ्ट होंगे या फिर मतलब VS कोड में शिफ्ट होंगे या डेव C++ या सबलाइम एडिटर या किसी कोडिंग वेबसाइट पे जाके आप काम करोगे, हर जगह आपने नोटिस किया कि अब हम GCC कंपाइलर पे काम कर रहे हैं। मतलब हमारा जो आर्किटेक्चर है वो विंडो बेस्ड है। तो दोस्तों एक बड़ा डिफरेंस यहाँ पर, ये जो टर्म है ये रूटीन लैंग्वेज वाली टर्म नहीं, ये थोड़ा सा हार्डवेयर बेस्ड है। हार्डवेयर बेस्ड क्यों है? क्योंकि पुरानी जो C++ टर्बो C++ हमने देखी थी वहाँ 16 बिट का आर्किटेक्चर था। वो 2 बाइट का इंटीजर हमने यूज़ किया था अकॉर्डिंग टू द वर्ड लेंथ, क्योंकि 2 बाइट एक बार में रीड होती थी तो इंटीजर के लिए मिनिमम 2 बाइट का एरिया रिजर्व हुआ। और जैसे हम VS कोड में आ गए या किसी इक्विवेलेंट टूल में आ गए जीसीसी के, तो फिर इंटीजर हमारे लिए मिनिमम 4 बाइट का हो गया। ये सब क्यों हो रहा है? कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज भी रहते हैं कि ये अभी 2 था फिर 4 क्यों हो गया। तो दोस्तों ये क्लैरिटी आपको डेवलप होना ज़रूरी है कि ये सब कुछ मशीन डिपेंडेंट है। जिस मशीन पर, जिस हार्डवेयर पर आप काम कर रहे हो वो कैसा है। अब आप देखते हो विंडोज़ आर्किटेक्चर में 32 बिट के सिस्टम है मिनिमम, या तो 32 बिट होगा या फिर 64 बिट होगा। तो 32 बिट मतलब 4 बाइट। तो इसलिए मिनिमम जब वर्ड लेंथ की बात आती है तो हर वर्ड को जब सीपीयू रीड करना स्टार्ट करेगा, सीपीयू की हर साइकिल 4 बाइट के हिसाब से वो डेटा को क्लब करेगी। मतलब हर बार वो 4 बाइट एक साथ रीड करेगी। अब इसमें आप 2 कैरेक्टर ले लो, 4 कैरेक्टर ले लो, 1 कैरेक्टर ले लो, वो 4 बाइट का साइकिल मेंटेन करेगा। और ऐसे में अगर मैं कोई इंटीजर को मेंटेन कर रहा हूँ तो फिर हमको यहाँ पर सीपीयू साइकिल पर फोकस करना पड़ता है। तो ये टर्म इम्प्लिसिट इम्प्लीमेंट होती है। मतलब जो अभी हम पढ़ रहे हैं C++, तो जैसे आप स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करोगे तो ये जो पैडिंग टर्म है ये ऑटोमेटिकली आपके स्ट्रक्चर के साथ डिफाइन होगी। जैसे ही कोई स्ट्रक्चर वेरिएबल आप क्रिएट करोगे उसकी मेमोरी के साथ में आपको सरप्राइजिंग रिजल्ट आएंगे। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि टोटल मेमोरी इतनी आना चाहिए, लेकिन वो चूंकि पैडिंग इनबिल्ट इम्प्लीमेंटेड है, चूंकि 32 बिट का मिनिमम साइकिल है, तो ये 4 बाइट के हिसाब से इसका पूरा वर्ड लेंथ को रीड करने का कॉन्सेप्ट होगा। सीपीयू हर बार एक 4 बाइट का डेटा एक सिंगल साइकिल में रीड करेगा। तो हमारी कोशिश क्या होगी, ये पैडिंग का फ़ायदा क्या है? पैडिंग के थ्रू हम एक या एक से ज़्यादा बाइट को दो वेरिएबल के बीच में
इंसर्ट करते हैं, ऐड करते हैं, जिससे कि मेमोरी कंजम्पशन तो बढ़ गया, लेकिन इसका एडवांटेज होता है सीपीयू साइकिल को रिड्यूस करने के लिए। ऐसा ना हो कि आपका इंटीजर वेरिएबल पार्टीशन हो गया, अब 4 बाइट का इंटीजर पता लगा एक साइकिल में 2 बाइट रीड हुई, दूसरी साइकिल में 2 बाइट रीड हुई, तो इसमें मेमोरी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है। तो एक सीपीयू साइकिल में हम चाहते हैं कि कंप्लीट इंटीजर रीड हो जाए, इसलिए आप लास्ट लेक्चर नोटिस करोगे मैंने इंटीजर लिया 4 बाइट, फिर मैंने 20 बाइट का नेम लिया, क्योंकि वो 4 के मल्टीपल में ही है। अगर मैं मल्टीपल में नहीं लूँगा तो फिर आपको पेडिंग वाला इश्यूज आएंगे। तो ये प्रोग्रामर को अपनी प्रैक्टिस डेवलप करना पड़ेगी। जब हम वेरिएबल्स को यूज़ कर रहे हैं तो इतना प्लान्ड वे में और प्रॉपर वे में यूज़ करें कि बहुत ज़्यादा जो अनयूज्ड स्पेसेस हैं, जो साइकिल वेस्टेज की जो चिंता है सीपीयू की, वो हम एलिमिनेट कर पाए, रिड्यूस कर पाए। ऐसी कोशिश हमको सदैव करनी है। तो दोस्तों हम इस कंसेप्ट को और थोड़ा प्रैक्टिकली आगे बढ़ाते हैं। कुछ एग्जांपल में लिखता हूँ जिससे कि आपको और क्लैरिटी हो कि पैडिंग है क्या। मैं सपोज एक स्ट्रक्चर आपके साथ डिफाइन करता हूँ, स्ट्रक्ट टेस्ट। अब मैंने सपोज एक वेरिएबल ले लिया केयर एक्स इंट वाई, बहुत सिंपल है। हमने पढ़ा स्ट्रक्चर मतलब दैट इज कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डेटा आइटम्स। अलग अलग तरह के डेटा टाइप को वी कैन कलेक्ट इन वन स्ट्रक्चर डेफिनेशन एंड इट्स अ न्यू डेटा टाइप नाउ। अब जब मेमोरी क्रिएट करता हूं तो व्हाट विल हैपन, अगर मैंने देखा टेस्ट, सॉरी पूरा लिख लें, स्ट्रक्ट टेस्ट T1। अब अगर मैं इस T1 का साइज निकालने जाता हूं, या आप इसको प्रिंट करते हो यहां पर साइज ऑफ T1, तो साइज ऑफ T1 हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं अभी, जो हमारी कैलकुलेशन है इसके हिसाब से कि ये 1 बाइट का कैरेक्टर है, और अगर जीसीसी के हिसाब से देखेंगे तो ये 4 बाइट का है। तो 1 और 4 हमारी कैलकुलेशन है, एक्सपेक्टेशन कि ये 5 बाइट का वेरिएबल होगा एक, क्योंकि हम टोटल मेमोरी ऑक्यूपाइड सम कर लेंगे, काउंट कर लेंगे। लेकिन ये जो साइज आपकी आ रही है यहाँ पर, इट विल बी 8 बाइट्स। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है 8 बाइट्स क्यों आ रहा है ये, क्योंकि सीपीयू का जो साइकिल है बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है। इम्प्लीमेंटेड होने से क्या होगा कि इस 1 बाइट के बाद ये 100 से 1 0 1 2 3 4, ये मैंने 8 बाइट की मेमोरी ले ली मैपिंग के लिए अभी। अब ये एक्स आ गया हमारे पास, और ऑटोमेटिक लैंग्वेज ने क्या करा, कंपाइलर ने अब ये पूरा एरिया बना दिया वाई। वाई मतलब ये 4 बाइट इंटीजर के लिए आ गई, और यहां पर आ गई पैडिंग। समझ में आ रहा है पैडिंग का कॉन्सेप्ट क्या हो गया। अरे एक्स तो कैरेक्टर तो 1 बाइट में स्टोर होगा नेचुरली, लेकिन चूंकि अगर मैं इंटीजर को यहीं यूज़ करूंगा तो चूंकि इंटीजर 4 बाइट का है तो यहाँ पहुँचेगा। अब सीपीयू साइकिल तो एडिशनल वेस्ट हो रही है उसके लिए, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या हो गया कि एक वेरिएबल रीड करा, फिर पता लगा सीपीयू साइकिल में आधा 3 बाइट का वेरिएबल तो आया, चौथी बाइट के लिए उसको नेक्स्ट साइकिल का वेट करना पड़ा। तो इस कंसेप्ट के लिए सी और C++ कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर 3 बाइट की पैडिंग कर देगा। तो ये एक तरीका हो गया सीपीयू का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, सीपीयू साइकिल का वेस्टेज रिड्यूस करने के लिए। इसकी एक ही छोटी सी लिमिटेशन है कि इसमें जो मेमोरी कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है। वी नीड टू ऑक्यूपाई मोर मेमोरी फॉर रिप्रेजेंटिंग वन स्ट्रक्चर वेरिएबल। ये एक एडिशनल चिंता है, लेकिन परफॉर्मेंस बढ़ाने की बात आएगी सीपीयू साइकिल्स को जब यूज़ करेंगे हम, क्योंकि वर्ड लेंथ अगर 4 बाइट की है तो सीपीयू जब भी डेटा ट्रांसफ़र करेगा, रीडिंग राइटिंग करेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो 4-4 बाइट का चंक एक साथ वो एक्सेस करेगा, और जब 4-4 बाइट का चंक एक्सेस करेगा
तो यहाँ पर पेडिंग ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट होगी। जैसे आप C++ में स्ट्रक्चर डिफाइन करोगे और इस तरह का कुछ केस आता है तो ये सिचुएशन आपको मिलेगी। ये डिपेंड करती है कि आपकी प्रोसेस में हायर साइड वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है। चूँकि यहाँ पर हायर साइड 4 बाइट का है तो ये 4 बाइट के हिसाब से एक्सेस करेगा। अगर बीच में कोई 8 बाइट का वेरिएबल होगा तो वो फिर 8 बाइट मतलब यहाँ 7 स्पेस आएगी फिर। तो ये प्लानिंग प्रोग्रामर को करना पड़ती है जब हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल को यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग सिचुएशन में। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? इसी को और थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें हम। अगर मैं एक और ले लूँ कैरेक्टर y और इंटीजर z, इससे क्या हुआ? यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट आपने नोटिस किया होगा कि अब ये 1 और 1 2 और 4 6 बाइट दिखती है हमको, लेकिन अभी भी ये आएगी 8 बाइट ही। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर तो 1 बाइट का है। तो फर्स्ट जो वर्ड लेंथ है, पहला जो साइकिल है, उसमें दोनों कैरेक्टर एक्सेस हो सकते हैं। यहाँ पर दोनों कैरेक्टर का डेटा मैच हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा केस? इस केस में ये हो जाएगा y, और अब यहाँ पेडिंग किस में आएगी? 2 बाइट की बस। और 4 बाइट का हो गया z। अरे आप देखो, अभी भी पहले ये हम 5 एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये 8 का था। अब हम 6 बाइट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जब आप आउटपुट प्रिंट करोगे इस स्ट्रक्चर के साइज को तो यू विल रिसीव दिस 8 बाइट लेंथ। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि दो तो कैरेक्टर 1 बाइट के हो गए, और ये पेडिंग के कारण यहाँ पे क्या हो गया? 2 बाइट की पेडिंग हो गई और बाकी फिर 4 बाइट नेक्स्ट साइकिल के लिए इंटीजर की स्टोर हो गई। ये प्रोग्रामर को अलर्ट रहने वाला सब्जेक्ट है। अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, वेरिएशन कर दूं, तो हमें क्या समझ में आएगा? मैं इसको बीच में कर दूं एग्जाम्पल के लिए, इंट y और कैरेक्टर z। ऐसा करने से क्या हुआ? अब देखो फिर प्रॉब्लम क्या आ गई। अब ये x आया, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6 बाइट। अब ये 8 के बजाय इसका आंसर आएगा 12 बाइट। मतलब हमारा वेरिएबल लेने का ऑर्डर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। नोटिस करो अब आप, ये y नीचे था तो टोटल लेंथ 8 बाइट आई, उसने पेडिंग कितनी करी? 2 बाइट की। और अब चूंकि y बीच में आ गया, एक हायर जो साइज वाला वेरिएबल है वो हमने इन बिटवीन ले लिया 2 कैरेक्टर के, तो क्या हो गया? ये 1 बाइट आई, 3 ये हो गया। फिर यहाँ पर हमने किसको ले लिया? y। और इसके बाद फिर क्या हो गया? ये आ गया z, और ये 3 हमने स्पेस डिफाइन कर दी पेडिंग की वापस। तो चूंकि एक वेरिएबल 4 बाइट का इन बिटवीन आ चुका है, तो फिर सारे वेरिएबल 4-4 बाइट के हिसाब से रिजर्व हो गए। क्लियर? भले कैरेक्टर को स्टोरेज के लिए 1 बाइट लग रही है, लेकिन सिर्फ पोजीशन के कारण जो स्ट्रक्चर वेरिएबल आप ले रहे हो, जो एलिमेंट को आप डिफाइन कर रहे हो, उनकी पोजीशन भी पेडिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली मेंटेन करता है। हमारे पास इसकी अभी मतलब डिफ़ॉल्ट नेचर के हिसाब से देखें अपन तो चॉइस नहीं है। क्लियर? तो स्ट्रक्चर पेडिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी स्ट्रक्चर की साइज़ वगैरह की बात हो तो बीइंग अ प्रोग्रामर आपको अलर्ट रहना है कि मैं कितना रिड्यूस इस वेस्टेज को कर पाऊँ। हम भी हालांकि अपनी प्रोग्रामिंग में जब आगे बढ़ेंगे तो मैं कोशिश ही करूँगा, जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में लिया था, कि 4 बाइट का मेमोरी एरिया रिजर्व करें इंटीजर के लिए, और 4 के मल्टीपल में इन्हें बाकी, अरे डबल भी 4 बाइट का, और आप स्ट्रिंग वगैरह लो तो 4 के मल्टीपल में लेने की कोशिश करो। ये प्रैक्टिस अपन स्ट्रक्चर के साथ में डेवलप कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट है इसका, क्या इंपॉर्टेंस है इस बात का यहाँ पर? तो ये अब ये 12 बाइट की कैपेसिटी हो गई। हम चाहें तो फोर्सफुली इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो अभी आपको पहले पेडिंग शब्द समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज स्ट्रक्चर पेडिंग। पेडिंग मतलब सिंपली इंसर्शन, जो अनयूज्ड एरिया है वहाँ पर उसको ये हमने एम्प्टी फिल कर दिया। यहाँ पर एक से ज़्यादा स्पेसेस फिल कर दी। यहाँ पर तो हमने 3 कैरेक्टर की स्पेस फिल कर दी, फिर y की 4 बाइट आ गई, फिर z आ गया।
तो ये पेडिंग का एडवांटेज है। क्लियर? एडवांटेज सिर्फ सीपीयू साइकिल मेंटेन करने का है, मेमोरी कंजम्पशन बढ़ता है। तो आपसे पूछा जाए कि पेडिंग का ड्रॉबैक क्या है, तो पेडिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि मेमोरी का एक्स्ट्रा कंजम्पशन, बट द एडवांटेज इज टू रिड्यूस द सीपीयू साइकिल टू रीड अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन द स्ट्रक्चर बॉडी। क्लियर? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको इनऑल समझना जरूरी है, कॉन्सेप्चुअली समझना जरूरी है। और हम भी जब अपने स्ट्रक्चर वगैरह कभी डिफाइन करें, चूँकि यूज़र डिफाइंड टाइप है, कई सारे वेरिएबल एक साथ क्लब करने की नीड आएगी, तो ये पेडिंग आपके माइंडसेट में क्लियर होना जरूरी है कि मैं कब कितना ज़्यादा बेटर यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ, कितना बेटर मैं मेमोरी को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकता हूँ, ये हमें समझना है। अब टर्म आती है स्ट्रक्चर पैकिंग। पैकिंग का मतलब क्या हो गया? मैं चाहता हूँ फोर्सफुली स्ट्रक्चर को टाइटली पैक कर दूँ। टाइटली पैक कर दूँ मतलब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शुरू में कि ये 6 बाइट आए, जब कैरेक्टर और इंटीजर सिर्फ हो तो 5 बाइट्स आए। तो ये काम होता है, इस कंसेप्ट को बोलते हैं पैकिंग। पैकिंग करना मतलब क्या हुआ? ये जो पेडिंग में एक्स्ट्रा स्पेस कंपाइलर ऑटोमेटिकली यूज़ कर रहा है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली फिल कर रहा है, पैकिंग के थ्रू इस एक्स्ट्रा फिलिंग को हम स्टॉप कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर पेडिंग मतलब एक्स्ट्रा स्पेसेस को इंसर्ट करना विद इन द स्ट्रक्चर एलिमेंट, और स्ट्रक्चर पैकिंग मतलब उस स्पेसेस को हटाना जो बाय डिफ़ॉल्ट कंपाइलर ने ऐड करी है, स्ट्रक्चर एलिमेंट के बीच में इंसर्ट करी है। तो पैकिंग टर्म उसकी एग्जैक्ट अपोजिट है। हम जो रूटीन में साइज एक्सपेक्ट करते हैं वो हमें किससे अचीव होगी? पैकिंग के थ्रू। तो स्ट्रक्चर पैकिंग का मतलब समझ में आ रहा है? इसके लिए दो तरीके पॉपुलर हैं, और भी तरीके पॉसिबल हैं, पर दो पॉपुलर तरीके यूज़ होते हैं। एक होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव प्राग्मा। तो आपने प्रैग्मा के बारे में सुना होगा। तो या तो आप क्या करो, आप ऊपर लगा दो हैश प्रैग्मा और पैक 1। ये जो कमांड है आपका, ये कमांड अगर आपने हैश प्रैग्मा के साथ अगर डिफाइन कर दिया तो ये क्या कर देगा? यहाँ पर ये स्ट्रक्चर डेफिनेशन को पैक करेगा। और अब ये 12 बाइट के बजाय अगर आप पहले इसकी साइज़ निकालोगे तो 12 बाइट आ रही थी, और अब अगर साइज़ निकालोगे तो यू विल रिसीव 6 बाइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कमांड है प्रैग्मा। प्रैग्मा के थ्रू क्या हो रहा है? वी कैन अचीव पैकिंग, स्ट्रक्चर पैकिंग। तो जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हमने स्ट्रक्चर एलिमेंट के बीच में इंसर्ट करी थी, ये स्पेसेस ख़त्म हो जाएगी और प्योर 6 बाइट का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा यहाँ पर, रिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द स्ट्रक्चर एलिमेंट। अब इनकी पोजीशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप दो कैरेक्टर एक इंटीजर कर दो, एक इंटीजर दो कैरेक्टर कर दो, हर स्थिति में इट विल ऑक्यूपाई 6 बाइट। तो ये पहला तरीका है, पैकिंग का एक कमांड है जो आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। दूसरा भी एक स्पेशल कमांड होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के साथ में ऑप्शन होता है कि हम जब स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, अब ये लाइन हटा दो आप। दूसरा तरीका है, मैं ये अलग से लिख रहा हूँ, जहाँ भी स्ट्रक्चर आप फिनिश करोगे आपने डिफाइन करा, 2 बार अंडरस्कोर आएगा यहाँ पर, एट्रीब्यूट 2 बार अंडरस्कोर, मतलब डबल अंडरस्कोर एट्रीब्यूट डबल अंडरस्कोर, और 2 ब्रैकेट के अंदर हमको लिखना है यहाँ पर पैक्ड, फिर सेमीकोलन। तो ये तरीका क्या करेगा? आप ये इससे भी हम पैकिंग को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर ये स्पेसिफिक कमांड आपको याद रखना पड़ेगा, डबल अंडरस्कोर एट्रीब्यूट डबल अंडरस्कोर और पैक्ड, ये डबल ब्रैकेट के अंदर है, देन सेमीकोलन। अब जाके आपकी स्ट्रक्चर डेफिनेशन टर्मिनेट होगी। इससे भी हम पैकिंग को अचीव कर सकते हैं यहाँ पर। क्लियर? तो या तो प्रैग्मा कमांड हम यूज़ करेंगे और या फिर एट्रीब्यूट कमांड हम यूज़ करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन एलिमिनेट और रिमूव पैडिंग। तो स्ट्रक्चर में पैडिंग रिमूव करने के लिए दो तरीके पॉपुलर है, एक तो ये प्रैग्मा पैक यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पर, और दूसरा एट्रीब्यूट और पैक्ड। तो सेम यहाँ पर भी हो जाएगा। अभी
ये सेमीकोलन के साथ आप डिफाइन कर दो कंटिन्यू स्ट्रक्चर डेफिनेशन में, तो आपको ये भी स्ट्रक्चर पैक्ड हो जाएगा आपका। हालांकि इस पूरे को उठा के आप ये नाम के पहले भी लगा सकते हो, ये भी चलेगा, स्ट्रक्ट, और ये पूरी डेफिनेशन दे दो आप, अंडर स्कोर एट्रीब्यूट अंडर स्कोर पूरे को उठा के ये अंदर लिख दो टेस्ट के पहले, तो ये स्ट्रक्चर को डिफाइन करते समय पैक कर देगा। हालांकि ये भी डेफिनेशन का ही पार्ट है, क्लियर। तो दोनों जगह अलाउड है, आप ऊपर लिख दो चाह के और यहाँ लिख दो, दोनों जगह वैलिड है। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रक्चर पैडिंग क्या होती है और पैकिंग क्या होती है। हालांकि अब मैं रोज़ इस बारे में बात नहीं करूँगा, मैं तो जब भी आपके साथ बात करूँगा तो वो पैक्ड, हालांकि मैं डेटा टाइप यूज़ ही उस तरीके से करता हूँ कि वो 4 के मल्टीपल में रहे हमेशा। एक तो वो कोशिश रहेगी, और हम कोशिश करेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट पैड के हिसाब से रोज़ हम साइज़ डिफाइन करें। पर आपको क्लैरिटी हो जाना चाहिए आपकी स्ट्रक्चर डेफिनेशन अगर आ रही है तो इंटरनली सीपीयू साइकिल हम किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। तो मेमोरी कंजम्पशन बढ़ता है पैडिंग में, लेकिन साइकिल रिड्यूस होती हैं, ये अचीव करते हैं हम थ्रू पैडिंग। और पैकिंग के थ्रू हमारे पास 2 रास्ते हैं, दोनों हमने समझ लिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। लेक्चर ठीक लगा तो फ्रेंड्स के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आप कि आपको पैडिंग और पैकिंग का कॉन्सेप्ट कैसा लगा, किस तरीके से आप कोई ऐसा सजेशन दे सकते हैं कि 1-2 सैम्पल स्ट्रक्चर मुझे कमेंट करके बताइए जिसमें मुझे ये पैकिंग के कमांड यूज़ नहीं करना पड़े और हम सीपीयू साइकिल को भी वेस्ट करने से बच पाएँ, क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट करके मुझे ज़रूर अपडेट करेंगे। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।